Start. Hello students, let us continue with our dissolution of partnership firm का revision series. And today I will be discussing a question wherein one partner has been declared insolvent. अगर एक partner dissolution के वक्त अगर insolvent declare हो जाता है तो उसका accounting कैसा करेंगे? That is what we will be learning in this particular question. So let's read the question very carefully. क्या लिखा है देखो. और बोलते हैं कि शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स एंड दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो तीन पार्टनर्स हैं और उनका आपस का रेशियो इज 1:1:1. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज. तो हमारे सामने एक बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है. सो बैलेंस शीट में मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है. ये सब को डिस्पोज ऑफ करने वाले इन लोग, बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है तो ये सब को डिस्पोज ऑफ करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे टू sundry assets transferred. We'll write to sundry assets transferred और उसका नीचे हम लोग ये सबको जमा कर देंगे. मशीनरी 62,500, स्टॉक 37,500, डेटर्स 27,500, bills receivable 22,500. फिर ये सबको हम ऐड कर देंगे. ऐड करके हम आउटर कॉलम पे शिफ्ट कर टोटल को, दैट इज 1,50,000. डिड यू ऑब्जर्व मैंने क्या किया? डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर किया. देखो आरडीडी के पहले वाला वैल्यू पे मैंने डेटर्स को ट्रांसफर किया. अब ये जो आरडीडी है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में लिख देंगे. अभी क्या लॉजिक है क्रेडिट साइड पे लिखने का पीछे? आरडीडी हम क्यों क्रिएट करते हैं? फ्यूचर में बैड डेट्स होगा ऐसा एक्सपेक्ट करके हम लोग आरडीडी क्रिएट करते हैं. बट अभी क्या हो रहा है? बिजनेस तो बंद हो रहा है. तो बिजनेस तो बंद हो रहा है मीन्स देयर इज नो फ्यूचर. इफ देयर इज नो फ्यूचर मीन्स आरडीडी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो जो आरडीडी हम लोग ने पीएनएल का डेबिट में लिखा था फाइनल अकाउंट बनाते वक्त टू आरडीडी करके, उसको अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, बाय आरडीडी कर रहे हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही हम लोग पीएनएल अकाउंट मानते हुए उसका क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी बोल के लिख देंगे हम लोग. फिर आगे बढ़ते हैं. कैश एट बैंक है. कैश एट बैंक को हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे. तो मैं बैंक अकाउंट में चला गया और वहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500. शीतल का कैपिटल अकाउंट है, वो बैलेंस शीट का एसेट साइड पर है. कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का एसेट में मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है. वी नो के एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. तो शीतल का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड पे मैं जा रहा हूँ और डेबिट साइड में जा करके मैं लिखने वाला हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बराबर शीतल वाला कॉलम पे लिखने वाला हूँ 12,500. ये हो गया अपना बैलेंस शीट का एसेट साइड का पोस्टिंग्स. नाउ विल मूव ऑन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो लायबिलिटी में पहला कैपिटल्स है शुभांगी और मनीषा का. लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. शुभांगी का कैपिटल इज 62,500, मनीषा का कैपिटल इज 37,500 एंड शीतल का कैपिटल तो अपने को पता नहीं है, मतलब डेबिट बैलेंस है, सॉरी. रिजर्व फंड दिया है, उसको हमें तीनों पार्टनर्स में बांट देना है. वो पास्ट प्रॉफिट्स है तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे. आपस का रेशियो 1:1:1 है तो 22,500 को हमें डिवाइड कर देना है 1:1:1 में. सो दैट विल वर्क आउट टू 7,500 ईच. 7,500 each.
फिर आगे creditors and bills payable, that will go to the credit side of realization account. तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे उसको so buy sundry liabilities transferred, creditors 37,500, bills payable 12,500, ये हो गया 50,000. तो आपने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हम लोग ने पोस्ट कर दिए. तो नाउ वी गो टू द एडजस्टमेंट सेक्शन. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज. स्टॉक बेचा 31,250 मिला. मशीन बेचे 37,500 मिला. डेटर्स से 21,250 मिला और बिल रिसीवेबल से 18,000 मिला. तो इसका जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. हमने एसेट्स को सेल किया तो पैसा मिलता है अपने को. सो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन. तो मैं बैंक अकाउंट में गया, डेबिट साइड पे लिख दिया पहले टू रियलाइजेशन. बैंक अकाउंट में लिखा टू रियलाइजेशन तो तुरंत हम लोग जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और वहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैंक. और यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन करके सारे एसेट्स को एक का नीचे एक लिख देंगे जिसको भी हमने सेल किया. तो स्टॉक से मिला हमें 31,250. मशीनरी से मिल गया हमें 37,500. डेटर से मिला हमें 21,250. बिल रिसीवेबल से मिला हमें 18,000. ये चारों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 1,08,000. तो रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा और ब्रैकेट में लिख देना है हमें एसेट्स रियलाइज्ड. और यही बाय बैंक वाला अमाउंट को हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट का डेबिट में भी जाके लिख देना है 1,08,000. सो बैंक का डेबिट में देखो हमने लिखा था टू रियलाइजेशन, वहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1,08,000. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल. तो लायबिलिटीज़ को हमने चुकाया तो जेब से पैसा गया तो बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड. तो डेबिट साइड पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट का टू बैंक, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स. सो ओरिजिनल अमाउंट पेएबल वाज 37,500 और हम लोग ने इसको पे कर दिया 2% डिस्काउंट में. सो 37,500 में से 2% अगर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो लेट्स कैलकुलेट कितना आता है. सो 36,750 आ जाता है वो. एंड बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल बोलते हैं. सो बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल मतलब जितना पे करने का था उतना ही पे किया, मतलब 12,500 पे किया हमने. सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट कम्स टू 49,250. उसको हम आउटर कॉलम पे लिख देंगे यहाँ पर 49,250.
और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटी सेटल्ड। ऑलराइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे ही हमने लिखा टू बैंक, इमीडिएटली हम क्या करेंगे, विल गो टू द बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में जाकर के लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और वही अमाउंट विच वॉज 49,250। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6250। 6250 खर्चा हो गया। खर्चा हो गया मतलब जेब से पैसा गया, जेब से पैसा गया तो बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड। तो लेट्स गो टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग टू बैंक, so to bank and the amount is 6250। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक लिखा तो विल गो टू द बैंक अकाउंट एंड राइट देयर बाय रियलाइजेशन 6250। इसके बाद लिखा है शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and 50 paise in a rupee could be recovered from her private estate। तो शीतल has been declared insolvent। insolvent मतलब her personal liabilities are more than her personal assets, and 50 paise in a rupee, 50 paise in a rupee मतलब 50% could be recovered from her private estate। अभी ये वाला एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का पहला वी हैव टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। बट रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के पहले हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या सारे एसेट्स बिक चुके हैं और सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुके हैं, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास 4 एसेट्स थे, यू कैन सी सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड में यहाँ पे 4 एसेट्स है एंड चारों के चारों देखो यहाँ पे बिके, बाय बैंक में चारों है। 2 लायबिलिटीज थे और दोनों यहाँ पर, दोनों को पे कर दिया हमने। तो सारे एसेट्स बिक चुके हैं, सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुके हैं, मतलब नाउ वी कैन डेफिनेटली क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। तो लेट अस चेक कि अकाउंट में कौन सा बाजू बड़ा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो जब मैं डेबिट साइड को ऐड करता हूँ तो मुझे 2,05,500 ऐसे आ रहा है। लेट अस चेक क्रेडिट साइड में क्या हाल है। सो क्रेडिट साइड को ऐड करने पे मालूम पड़ता है कि 160,500 ही है, मतलब डेबिट साइड बड़ा है ऐसा दिखाई दे रहा है। डेबिट साइड बड़ा है मतलब लॉस है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुभांगी, मनीषा और शीतल, ऐसा हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम ये डेबिट साइड टोटल को नीचे लिख देंगे विच वॉज 205,500। तो मैं 205,500 को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। सेम टोटल सेम लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये सबको हमने ऐड किया क्रेडिट साइड का तो हमें कुछ 160,500 आ रहा है। सो 205,500 में से अगर मैं 160,500 को माइनस करूँगा तो इट कम्स टू 45,000 एग्जैक्ट। इट इज़ 45,000। आपस का रेशियो इज 1:1:1, तो इट इज़ 15,000 ईच। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया हमने बाय शुभांगी, बाय मनीषा एंड बाय शीतल। तो शुभांगी, मनीषा और शीतल के अकाउंट में हम जा करके लिख देंगे डेबिट साइड पे
to realization account. ब्रैकेट में लॉस. Fine. Now we will deal with the insolvency wala part, and for that we got to make a working note. तो यहाँ पर बना रहा वर्किंग जिसका नाम होगा इंसॉल्वेंसी ऑफ शीतल. तो हाउ डू वी डू दिस वर्किंग नोट? वी विल फर्स्ट राइट टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ शीतल्स कैपिटल अकाउंट. टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ शीतल्स कैपिटल अकाउंट. तो लेट अस फाइंड आउट कि डेबिट साइड टोटल कितना है. देखो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, इनवेरिएबली यू विल फाइंड कि उसका डेबिट साइड ही बड़ा है. तो 17,500 है. इसका मतलब क्या है? वो 17 नहीं, आई एम सॉरी, इट इज 12 प्लस 15, so it is 27,500. So what is the meaning of this? The business has to receive from Sheetal 27,500 gross. या we can say Sheetal business का debtor है for rupees 27500. बिजनेस को शीतल से उतना रुपया लेना है ग्रॉस. लेस करते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ हर कैपिटल अकाउंट. तो शीतल का क्रेडिट साइड पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूल फाइंड के एक ही एंट्री है, दैट इज 7,500 का. तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 7,500. तो हमें मिल जाएगा नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम शीतल. सो बिजनेस को शीतल से नेट में कितना लेने का है? 20,000 रुपया लेने का है. इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे वो अमाउंट जो वो लेके आने को रेडी है. वो रेडी है मतलब उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिजनेस कितना रिकवर कर पा रहा है. तो 50 पैसे इन अ रूपी. इसका मतलब क्या है कि 20,000 का 50%, मतलब 10,000 इज व्हाट द बिजनेस कुड रिकवर. मतलब लेने का था 20,000 बट बिजनेस को मिल पाया खाली 10,000 और बाकी का 10 तो मिलने वाला भी नहीं है. सो बाकी का 10 इज कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल. तो बाकी का 10 इज कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल एंड दिस हैज टू बी शेयर्ड by the remaining partners, the remaining solvent partners. मतलब ये शेयर होगा शुभांगी और मनीषा के बीच में. तो सवाल ये है कि ये शुभांगी और मनीषा के बीच में शेयर कैसा होगा? तो उनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा. तो सवाल ये है कि उनका आपस का प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो टॉप में आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि तीनों का रेशियो इज 1:1:1. इसमें आप शीतल को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1:1 ही बचेगा. तो 10,000 को हम लोग क्या करेंगे? 1:1 का रेशियो में इन दोनों में बांट देंगे. इसका मतलब ये 10,000 डेफिशिएंसी का पनिशमेंट 5,000 विल बी सफर्ड बाय शुभांगी एंड 5,000 विल बी सफर्ड बाय मनीषा. तो ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया, अभी ये वर्किंग नोट से हमें 2 एंट्रीज मिलते हैं. सबसे पहला एंट्री ये चीज़ के लिए होगा, वो पैसा
जो शीतल से रिकवर किया बिजनेस ने. तो 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड. तो इतना अमाउंट बिजनेस को मिला, तो उसका एंट्री पहला कर लेते. सो बिजनेस को 10,000 मिला शीतल से, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट 10,000. तो बैंक का डेबिट में लिखा टू शीतल्स कैपिटल, तो इमीडिएटली शीतल का कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैंक. ये वो अमाउंट का एंट्री है जो रिकवर हुआ उससे. अभी जो रिकवर नहीं हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बैंक डेबिट तो नहीं कर सकते, तो बैंक डेबिट के बजाय हम लोग क्या करेंगे? शुभांगी और मनीषा को डेबिट कर देंगे, बिकॉज वो लोग वो लॉस सफर करने वाले हैं. तो आई रिपीट, जो 10,000 रिकवर हुआ उसका जर्नल एंट्री वॉज बैंक डेबिट टू शीतल्स कैपिटल, और जो 10,000 रिकवर नहीं हुआ उसका जर्नल एंट्री बैंक डेबिट के बजाय शुभांगी डेबिट मनीषा डेबिट टू शीतल. अच्छा, वाई शीतल को क्रेडिट करना है? बिकॉज वी हैव टू क्लोज हर अकाउंट. तो उसका अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना ही पड़ेगा. तो शुभांगी डेबिट मनीषा डेबिट टू शीतल. तो शुभांगी और मनीषा का डेबिट में आएगा टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट. So to Sheetal's capital account, and that will be 5,000 each. तो शुभांगी मनीषा में टू शीतल आ गया, तो शीतल का क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम लोग बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट 5,000. by Manisha's capital account 5,000. तो with this you will find that शीतल का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है, टैली हो चुका है, दोनों बाजू में सेम आ रहा है. अभी खाली बाकी दो पार्टनर्स बचते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट को हमेशा की तरह बंद करना है, देखना है कौन सा बाजू बिग है. सो आई थिंक दोनों का क्रेडिट साइड इज बिग. तो यहाँ पर आ रहा है 69,000 70,000 सॉरी, और यहाँ पर आ रहा है 45,000. सेम टोटल, सेम लाइन, सेम कॉलम्स हम डेबिट में भी लिख देंगे. अभी हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो 45 में से अगर 20 माइनस हुआ तो 25 आएगा डिफरेंस, और 70 में से अगर 20 माइनस हुआ तो 50 आएगा डिफरेंस. इसके सामने लिख देना है टू बैंक, बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है. दिस इज द ओनली चैप्टर जहाँ पर कैपिटल अकाउंट ऐसे बंद होता है. बाकी सब चैप्टर में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं हम लोग बंद करने के लिए. तो पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा so by Shubhangi's capital account 50,000. by Manisha's capital account 25,000. अभी हम चेक करेंगे कि बैंक अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं. ये अपना लास्ट स्टेप रहता है. सो डेबिट साइड पे आ रहा है 1,30,500. यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं क्या हो रहा है. तो यहाँ पर भी 1,30,500 आ रहा है. So your bank account tallies means your question is correct, your solution is correct.
So I hope you understood how to deal with one partner being insolvent in case of dissolution. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, Mensa Commerce Classes. You can also get in touch with us on the numbers given below. Thank you very much. Take care. Bye.